हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 14 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लास्ट डे के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिविजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 मई को कौन सा दिवस, किसकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। इसके अलावा नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को, जस्टिस सूर्यकांत को। नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और भारत में सौर ऊर्जा में पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होने वाली है? तो दिल्ली विधानसभा होने वाली है। मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा अभिनेता सोनू सूद को। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल भारतीय पुरुष क्रिकेट कप्तान रहे विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 123 टेस्ट की 210 पारियों में 9,230 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 51 अर्धशतक इनके शामिल हैं। रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने। पीएम मोदी जाने वाले थे लेकिन नहीं गए क्योंकि भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करने के लिए दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है। वो दो राज्य हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा नाम की पहल शुरू की है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे स्टेज में भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल रहा है। भारत मेडल टेबल में सेकेंड पोजीशन पर रहा है। इसके अलावा ला प्रेस, ये है निकारागुआ का ला प्रेस। इसको 2025 का यूनेस्को गिलेर्मो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार या प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। आपने किया रिवीजन। अब आगे बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। लेकिन एक ज़रूरी सूचना, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम का डेट आ गया है और ये डेट है 5 जून से और अगले 15 दिनों तक चलेगा। ऐसे में अगर एनटीपीसी में आपको रिवीजन करना है या फिर आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ है, कुछ चीज़ें बाकी रह गई है, तो आपके लिए अर्जुन बैच की प्राइजेस डाउन कर दी गई है। अर्जुन बैच अब आपको 999 से हटा करके 199 किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए। तो जिससे आप जा करके इसमें शामिल, इस बैच को ज्वाइन करके जो भी चीज़ आपका छूटा हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको जुड़ करके कवर कर लो फटाफट से। उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर दो, ठीक है, और रिवीजन अपना शुरू कर दो। तो अगर अब आप देखो रिवीजन के लिए इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के जो क्लास नोट्स दी गई है, केवल क्लास नोट्स अगर पढ़ जाओगे ना, तो भी आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जा करके। कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, डायरेक्टली 199 कर दिया गया है प्राइस, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ऐसे ही जीएस सफलता बैच भी ले सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 12 से 18 मई 2025 तक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का कौन सावां संस्करण मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का इस बार था 8वां संस्करण। ये साथियों WHO और यूएन के द्वारा मिलकर के मनाया जाता है। 8वां यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है इस बार, जो 12 से 18 मई तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाम से ही स्पष्ट है, रोड की सेफ्टी को लेकर के। अगर सड़क पर आप चल रहे हो तो सेफ्टी से चलो, सुरक्षा से चलो, ठीक है। इसीलिए इसकी थीम है हैशटैग मेक वॉकिंग सेफ, हैशटैग मेक साइकिलिंग सेफ। मतलब पैदल चल रहे हो तभी भी सुरक्षित रहो, साइकिलिंग कर रहे हो तभी भी सुरक्षित तौर से करो। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिल करके दुनिया भर में मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला। अब अच्छा, बहुत दिन हो गए हैं, रिवीजन हम लोगों ने नहीं किया है, तो आज मई महीने का जितना भी दिवस अभी तक आया है उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। कई दिनों से मई महीने में तो अभी तक एक भी बार नहीं किया गया था। चलिए करते हैं आज। 1 मई को आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क नाम की थीम से। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को दोनों अलग हुए थे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार की रैंकिंग में भारत आ गया है 151वें स्थान पर। और 4 मई को विश्व हास्य दिवस इस बार मनाया गया। ये मई महीने के पहले संडे को मनाया जाता है। और 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। यह हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाते हैं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ये 1996 से शुरू हुआ था। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। हेनरी डुनेंट, जो कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे, उनकी याद में मनाते हैं। थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। इसके अलावा
8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया और 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। ये जानते हो आप कि प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ऑपरेशन शक्ति की याद में 1998 का पोखरण टेस्ट। इस बार की थीम है एम्पावरिंग ए सस्टेनेबल टुमारो थ्रू इनोवेशन। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती पर, थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। 12 से 18 मई यूएन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है जी, चलिए अगला। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक जिला एक उत्पाद योजना में कितने उत्पाद नए जोड़े हैं? तो एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित योजना है जिसे ओडीओपी कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये योजना साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य था कि हर जिले से किसी एक प्रोडक्ट जो उसका चर्चित प्रोडक्ट है, जिसके लिए वहाँ वो विख्यात है, उसको थोड़ा सा और बड़ी मात्रा में उसका प्रोडक्शन किया जाए और उसको एक नई पहचान दिया जाए, वो जिला उस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाए, तो जिससे उसका ग्लोबलाइजेशन भी हो, ग्लोबल मार्केट भी उसकी बढ़े, साथ ही साथ में कोशिश किया जाए उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिला दिया जाए, जिससे और ऑथेंटिसिटी आ जाए, ब्लैक मार्केटिंग रुक पाए और उसका प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाए। ये सब करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? इकोनॉमी बढ़े, उसकी, उस जिले की भी, उसके व्यापारियों की भी इकोनॉमी बढ़े, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसी सुधार में, में साथ साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड किए जाते रहे। अब 2018 से आते आते 2025 आ गया और अब 2025 में अभी 12 और नए प्रोडक्ट इसमें शामिल किए गए हैं ओडीओपी के तहत, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। ठीक है जी, अब टोटल कुल उत्पाद कितने हो गए हैं 2018 से लेकर के अब तक? 74 हो गए हैं। कुल 74 प्रोडक्ट हो गए हैं। जिले कितने हैं? 75 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य मैंने आपको बताया। अब ये कौन कौन से 12 शामिल किए गए हैं इसको देख लेते हैं। तो 12 नए उत्पाद हैं, ये बात ध्यान रखना इस बार जो अभी जोड़े गए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश का ये जिला है, यहाँ कृषि उपकरण और सहायक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं बड़ी मात्रा में। सहारनपुर होजरी उत्पाद, इसको फेमस किया जाएगा। फिरोजाबाद से खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद धातु उत्पादन, वस्त्र परिधान वस्तुएं, अमरोहा से धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, आगरा पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर, हमीरपुर से धातु उत्पाद, बरेली से लकड़ी के उत्पाद, एटा से चिकोरी उत्पाद, प्रतापगढ़ से खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग, बिजनौर से रस और संबंधित उत्पाद, बलिया से सत्तू। ठीक है, तो ये सब प्रोडक्ट को अभी ओडीओपी में शामिल किया गया है। ठीक है, ओडीओपी की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। 24 जनवरी आप जानते हो उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला। किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट प्रदान किया? राज्य सरकार ने, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अभी रक्षा कर्मी जितने भी हैं, सुरक्षा कर्मी जितने भी हैं, वो अगर अपना घर ले रहे हैं, उनके पास अगर घर है, तो फिर उस घर पर जो टैक्स लगता है, हाउस टैक्स जो लगता है, उसको छूट यानी कि फ्री करने की घोषणा की हुई है कि उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ये घोषणा आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण, इन्होंने ये की हुई है। आप इनको पहचानते ही होंगे। ठीक है, ये पहले एक्टर थे और अभी डिप्टी सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। तो इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है डिफेंस पर्सनल का प्रॉपर्टी टैक्स से। तो लेकिन ये भी कुछ कंडीशंस भी है, केवल एक प्रॉपर्टी टैक्स पर ये लागू होगा। दूसरा कि ये केवल ग्राम पंचायत सीमा के भीतर आने वाले प्रॉपर्टीज पर होगा। शहरी क्षेत्रों में अगर आपको प्रॉपर्टी है तब वहाँ टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब ही क्या हुआ? खैर, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने ये शुरू किया है, इसे मतलब घोषणा किया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली और एनडीए सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए लिया गया है। यहाँ थोड़ा सा एनडीए में आप अच्छे से और थोड़ा कर लो, क्योंकि देखो यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, लेकिन टीडीपी जो है ये बहुमत में है। तेलुगु देशम पार्टी जो है ये बहुमत में है और ये टीडीपी के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं, ये टीडीपी पार्टी से ही हैं। इनकी पार्टी का नाम याद रखना, तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर हैं। अमरावती राजधानी है। आंध्र प्रदेश मैप में आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आंध्र प्रदेश कोलेरू झील है, यहाँ पर पुलिकट झील है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। कुचिपुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माथुरी, डांडरिया, धमाल, ये यहाँ के नृत्य हैं। 26 जिले हैं, विधानसभा में 175 सीटें हैं।
लोकसभा में यहाँ से 25 और राज्यसभा में 11 सीट जाती है। अगला, भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो भारत सरकार ने जो स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की थी, उसका 10 करोड़ रुपए तक का जो दिया जाता था लोन, वो बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया है, यानी कि डबल कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना, भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना है, स्टार्टअप्स को दिया जाता है जो, और ये अब रेज किया गया है। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आप देख पाओगे, यह 20 करोड़ कर दिया गया है। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा ये फैसला लिया गया है। साथियों, स्टैंड अप इंडिया, इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। तो याद रखना, स्टार्टअप इंडिया की योजना 16 जनवरी 2016, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दूसरी योजना है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, ये योजना 2022 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो या कहो कि इसी को मॉडिफाई किया गया था, या कहो कि इस नाम से नया शुरू किया गया था। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2022, और स्टार्टअप इंडिया पूछा जाए तब 2016 बताना। ठीक है, चलिए, तो ये अभी 10 करोड़ से जो दिया जाता था ऋण, अब वो 20 करोड़ कर दिया गया है। अगला, भारत पाकिस्तान तनाव के कारण स्थगित हुआ आईपीएल दोबारा कब शुरू किया जाएगा? तो आईपीएल, अभी कुछ दिन पहले मैंने चूंकि ये क्वेश्चन लिया था कि आईपीएल कैंसिल कर पोस्टपोन कर दिया गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन लेना पड़ा कि अब दोबारा से शुरू करने की भी न्यूज़ आई है। तो इंडिया पाकिस्तान टेंशन चल रहा था, बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसीलिए बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल में कहीं एक जगह पर पब्लिक स्टोर होना एक रिस्की था, इसीलिए ये कैंसिल किया गया था, या कहीं पोस्टपोन किया गया था, कैंसिल नहीं हुआ था। तो वो अब दोबारा से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 17 मई से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आईपीएल दोबारा से शुरू से नहीं, मतलब वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मैसेज आई थी, प्राउड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। उसके बाद फिर वो लास्ट मैच था, पंजाब का मैच चला था, तो उसके बाद से फिर कहा गया कि अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन किया गया। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो उसके बाद डिसीजन आया कि चलो फिर से शुरू करते हैं, और ये बात हुआ कि भाई 17 मई से शुरू करेंगे। 3 जून को इसका फाइनल रखा गया है। पहले जो 25 मई को होना था फाइनल, अब वो बढ़ा दिया गया है। खैर, आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई थी, टी20 फॉर्मेट में होता है। आपको ये जानना है कि अब तक कौन कौन विजेता रहा है। तो ये एक टेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त टेबल है, ये मैं आपको दूंगा ही पीडीएफ में ही। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से रख लीजिए कि कौन कौन कितनी बार जीता है, और अब तक हुए संस्करण को कौन कौन जीता है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स है, ये सबसे सक्सेसफुल मानी जाती है, क्योंकि इसने 15 सीजन में 5 बार जीते हुए हैं। इस बार तो बहुत पीछे चल रहा है, 15 सीजन में 5 बार जीते हैं। कब कब? 2010, 11, 18, 21 और 23। मुंबई इंडियंस दूसरी सबसे सक्सेसफुल टीम है, ये भी 5 बार चैंपियन रही है, लेकिन ये 17 सीजन में 5 बार जीती रही है, या कहें 18 सीजन अब कर लो इस बार वाला मिला के, 2013, 15, 17, 19 और 20। कोलकाता नाइट राइडर्स, ये 3 बार जीती हुई है, 2012, 14, 24। राजस्थान रॉयल्स एक बार, 2008, और ये पहला वाला था, यानी फर्स्ट आईपीएल पूछा जाएगा किसने जीता फर्स्ट संस्करण, तो राजस्थान जीता, क्योंकि फर्स्ट पूछा जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद 2016 में चैंपियन बनी थी, डेक्कन चार्जर्स 2009 में, और गुजरात टाइटंस नई टीम है, 2022 में ये चैंपियन बनी थी। तो अब तक केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टीमें ही चैंपियन बनी हैं। टोटल 10 टीमें खेलती हैं, 3 टीमें आज तक कभी चैंपियन नहीं बन पाई हैं। लेकिन अगर आपको चैंपियन बनना है तो आप ज्वाइन कीजिए अर्जुन बैच। मैंने जैसे कि आपको बताया, ये रिवीजन पर्पज़ के लिए आपके लिए बेहतरीन बैच है, क्योंकि अब आपके पास उतना समय बचा नहीं है। तो रिवीजन के लिए अगर आपका जो भी कुछ सब्जेक्ट छूटा है, कुछ चीज़, या फिर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप कवर कर पाओ, तो सारी क्लासेस में अवेलेबल हैं। आप आज से अगर लग जाओगे तो अभी भी आपके पास 25 दिन है, उस 25 दिन में सारा का सारा सब्जेक्ट कवर कर पाओगे। तो आप अर्जुन बैच को ज्वाइन कीजिए, अभी के लिए मात्र 199 में कर दिया गया है। बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप जा करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको जीएस फाउंडेशन बैच पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी इसमें क्लासेस चल रही हैं, ये एनटीपीसी वालों के लिए, इस बार वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अभी इसमें क्लासेस चलेंगी 3 महीने तक अच्छे से। ठीक है, तो अर्जुन बैच वाले जो होंगे वो अर्जुन बैच ज्वाइन करेंगे, एनटीपीसी वाले, और जो लोग बाकी आने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो जीएस सफलता बैच ज्वाइन करेंगे। और ये भी अभी मात्र 499 में है, लेकिन जल्द ही इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस सफलता बैच में पर डे 2 क्लासेस चल रही हैं। एमजेटी ऐप पर ही आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। कोई भी सहायता चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है साथियों
विन द बैटल ऑफ योर माइंड को रीता राममूर्ति गुप्ता ने, रीता राममूर्ति गुप्ता, ये पुस्तक है इनकी, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, ठीक है, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। तो ये पूरा नाम है पुस्तक का। और इन्होंने ये पुस्तक लिखा हुआ है, निरंजन, डॉक्टर निरंजन हिरन नंदानी ने ये एक प्रकार से विमोचन किया जुहू मुंबई में। लेकिन लेखक का नाम याद रखना रीता राममूर्ति गुप्ता है, ठीक है। पिछले दिनों में कौन कौन सी पुस्तकें आई थी, आज उसका रिवीजन करेंगे, बहुत दिन हो गया है पुस्तकों का भी रिवीजन किए। तो देखिए अभी रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये पुस्तक आई थी, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, PS रमन ने लिखा है। मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुमुगम और एरोल डिक्रूज ने लिखा। दिया सलाई पुस्तक, ये पूछा जाएगा आपसे, ये पुस्तक लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी याद होगा 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाए थे मलाला यूसुफजई के साथ। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले ने लिखी है। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी की पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई एम श्री गोपीचंद हिंदुजा की पुस्तक है। एक होर अश्वत्थामा, ये भी पुस्तक पूछी जाएगी, ये स्वर्गीय चमन अरोड़ा की है। हाउ इंडिया स्किल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत की है। G20 में जब भारत ने आयोजन किया था तब ये शेरपा बनाए गए थे। अगला, भारत की निरुपमा देवी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस स्थान पर रही। साथियों, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप संपन्न हो चुका है, भारत मेडल से चूक गया। भारत की तरफ से निरुपमा देवी थी, भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी और चौथा स्थान ये हासिल की, मतलब मेडल पोडियम पर नहीं चढ़ पाई, न गोल्ड जीती, न सिल्वर, न ब्रॉन्ज जीती, ये चौथे स्थान पर रह गई। आप देखो यहाँ पर निरुपमा देवी फिनिशेस 4th एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप विद 206 किलोग्राम। तो टोटल वेट लिफ्टिंग हो रहा था, वेट लिफ्टिंग में आप जानते हो स्नैच और क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग करना होता है, तो टोटल भार देखा जाता है। तो उस मामले में आप देखो इंडिया का तिरंगा आपको यहाँ पर चौथे स्थान पर दिख जाएगा। टॉप पर ली सौआंग है, ठीक है, जो कि चाइना की हैं, फिर फिलीपींस, फिर कोरिया का, फिर इंडिया का यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने सारी डिटेल दे रखी है। निरुपमा देवी जो है मेडल से चूक गई हैं कुल मिलाकर। आयोजन इसका चीन के जियांगसान में हुआ था, चीन के जियांगसान में हुआ था। अगला, तालिबान ने शरिया कानून की चिंताओं के चलते किस देश में शतरंज पर रोक लगा दी। तो शतरंज पर रोक लगा दी है किसने, तालिबान ने। तालिबान अफगानिस्तान में आज के टाइम पर सरकार चला रही है और अब एक प्रकार से अफगानिस्तान तालिबान हो गई है। तो इसने बैन कर दिया है चेस को अफगानिस्तान में, किस लिए, गैम्बलिंग कंसर्न को लेकर, ओवर गैम्बलिंग कंसर्न, क्योंकि शरिया कानून में गैम्बलिंग, ये चेस जो है वो गैम्बलिंग माना जाता है और गैम्बलिंग जो है वहाँ पर हराम माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इसको शरिया कानून के तहत बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। तो मतलब वहाँ पर ये नहीं खेला जाएगा चेस यानी शतरंज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये प्रतिबंध फिलहाल अस्थायी है और धार्मिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा लंबित है। खैर, तालिबान ने ये किया है, जिसे अफगानिस्तान पहले हम लोग कहते थे, आज के टाइम पर वो लोग तालिबान यहाँ पर रह रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो इसलिए तालिबान अफगान कह सकते हैं। मैप में लोकेशन देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से पाकिस्तान, उसके बाद फिर ये रहा अफगानिस्तान, ठीक है। क्या भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, करते हैं, लेकिन कर रहे नहीं हैं। क्यों, देखो, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से शेयर करते, ठीक है, और ये 106 किलोमीटर की ही दूरी है, मतलब बॉर्डर शेयर होता है लेकिन बहुत कम शेयर होता है, और इसे डूरंड लाइन कहते हैं। लेकिन चूंकि अभी पीओके आज के टाइम पर अपने अपने कब्जे में नहीं है, पीओके अपने कब्जे में नहीं है, इसलिए अभी के टाइम पर भारत डायरेक्टली अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। पीओके जब अपने अंदर आ जाएगा तो उसके बाद फिर ये बॉर्डर शेयर करेंगे। ध्यान रखना, भारत और अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर को डूरंड लाइन कहेंगे, और भारत और पाकिस्तान का जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वाला जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसे कहेंगे रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। आपने अभी देखा पिछले दिनों में बहुत बार ये चर्चे में आया कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया है या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके फायरिंग हुई है, तो वो ये इसकी बात की जा रही थी। जब वहीं पर एक टर्म आ रहा था, सुनने को मिल रहा था कि भारत ने पीओके के अंदर घुस के मारा है, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही थी। ये है LOC, इसे कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पीओके को और भारत के बीच में है। और ये वाला जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं,
जो रेडक्लिफ जो था वो खींच करके गया था। ठीक है, चलिए ये अंतर थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना वैसे। और मैकमोहन रेखा ये वाली है जो भारत और चीन के बीच में है। अगला, श्रीलंका में आयोजित त्रिकोणीय महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई श्रृंखला किसने जीता है? तो श्रीलंका में हो रहा था साथियों त्रिकोणीय सीरीज ओडीआई की, इसको जीत लिया है भारत ने। भारत, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका, तीन देशों के बीच में हो रहा था। तीन देशों की महिला क्रिकेट के बीच में ये हो रहा था। त्रिकोणीय मतलब तीन देश की ही टीम होती है। तो इसमें भारत जीत लिया है और हारी है श्रीलंका, यानी उप विजेता रही है श्रीलंका। तो इंडिया ने ये जीता हुआ है, आप ये दे सकते हैं। इंडिया को श्रीलंका को 97 रन से हराया है भारत ने। 27 अप्रैल से 11 मई तक श्रीलंका में आयोजन किया गया था, उप विजेता भी श्रीलंका रहे थे। तो प्रमुख पुरस्कार में बात करें तो फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्मृति मंधाना चुनी गई और सीरीज की बेस्ट सीरीज खिलाड़ी, बेस्ट टूर्नामेंट पाई है स्नेह राणा। तो अगला, हाल ही में कौन सा देश पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश बना? क्रिप्टो करेंसी को पर्यटन में इंटीग्रेट कर दिए हैं। कौन किया है ऐसा? भूटान किया है। देखो भूटान जो है इसके पास कुछ है नहीं, ले दे करके टूरिज्म पर ही ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए बहुत शांति प्रिय देश है। किसी से कभी युद्ध नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। पहले सबसे गरीब देशों में आया करता था, ये तो कहो भारत वगैरह के सपोर्ट से थोड़ा बहुत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, पर्यटन के संसाधन विकसित हो गए, इस वजह से थोड़ा बहुत अब इसकी अर्निंग होने लगी। तो अब गरीब देशों में इसका नाम गिना तो जाता है, लेकिन अब सबसे गरीब देश ये नहीं है आज के टाइम पर। सबसे गरीब देश अफ्रीका में सोमालिया वगैरह और भी बहुत सारे देश हैं। खैर, भूटान में अगर बात करें तो ये क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट कर रहा है, किसके लिए? पर्यटन के लिए। मतलब किसी भी तरीके से पर्यटन यहाँ पर बढ़े, ये इसका मेन उद्देश्य है। कई लोग क्या होता है कि कभी कभी क्रिप्टो करेंसी को खपाने के लिए कि कहाँ खपाएं भाई, क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर यूज हो, कहीं पर यूज ही नहीं हो रहा, कहीं जगह ही नहीं मिल रहा, कहाँ खर्च करें? क्रिप्टो करेंसी तो ले लिए लेकिन उसको खर्च कहाँ करें? तो ऐसे में कुछ ऐसे देश आ जाते हैं सामने जो कहते हैं आओ हमारे पास खर्च कर दो, हम एक्सेप्ट करेंगे, वी आर एक्सेप्टिंग। तो यहाँ इसने बिनांसे के साथ समझौता किया है इसके लिए, और बिनांस फाइनेंस और डीके बैंक दोनों के साथ समझौता करके इसने पर्यटन में भी क्रिप्टो करेंसी को भी एक्सेप्टेबल मान लिया है। भाई इसमें इसकी भी गलती नहीं है, इसको चाहिए पैसा किसी भी प्रकार से आए, ठीक है, चाहे वह कोई लीगल तरीके से कमाया हुआ है चाहे लीगल तरीके से कमाया हुआ है, इससे क्या मतलब। तो इसलिए ये अपने यहाँ कहा कि क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्टेबल। क्रिप्टो करेंसी क्या है? देखो वन लाइनर में जान लो। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो माइनिंग के थ्रू जनरेट की जाती है ना, क्रिप्टो माइनिंग जिसे कहते हैं। और ये इसका दाम जो है वो इंटरनेट पर ही पूरा डिपेंडेंट रहता है। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब जैसे कि आप जनरली जो भी पैसा देखते हो, रुपया है तो उसमें भारत सरकार का एक अथेंटिसिटी होगा, जैसे डॉलर है तो उसमें यूएस गवर्नमेंट का एक अथेंटिसिटी होगा। लेकिन इसमें किसी भी बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वन पर्सन से अदर पर्सन के बीच में ही डायरेक्टली ये ट्रांसफ़र होगी और ये लिमिटेड मात्रा में होती है, इसीलिए इसकी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते घटते रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्या रेट चल रहा है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स में अगर आप देखो तो बिटकॉइन है, ईथरनेट है, ईथर कॉइन है, इसके अलावा डोजे कॉइन है, खूब प्रमोट करते हैं एलन मस्क जिसको। ऐसे बहुत सारी करेंसी हैं, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, चलिए। तो भूटान की राजधानी थिम्पू होती है, प्रधानमंत्री हैं त्शेरिंग टोब्गे टोब्गे, मुद्रा होती है गुलट्रोम। ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया करे वीडियो तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था केरल ने किस वर्ष निपाह का पहला प्रकोप देखा था? तो इसका पहला मामला 2018 में आया था। चर्चे में रहा आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आज आपको क्या बताना है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा स्टेज कहाँ हुआ था? भारत ने 7 मेडल देखे जीते थे, मैंने आपको शुरुआत में बताया। कहाँ हुआ था ये बताइए। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक लगाया? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से कोशिश करना आंसर करने का। और अगर पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।